therapies. यस, ये हमारा टॉपिक है, अगला शुरू हो गया है। और ये हेलो, सब सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस सर, सुन रहे हैं आपकी आवाज। चलो ठीक है। वी हैव ओनली 13 पार्टिसिपेंट्स। सीआर आ गया? ताहिर, ताहिर जी जी सर मैं हैंड्स फ्री कनेक्ट कर रहा था तो इसलिए आप बैठे हैं ना सामने, तो इधर मेरी जरा गौर से रखना। और जी जी सर। जीआर भी होंगी इधर, कायनात आई कि नहीं आई अभी? सर आई थिंक वो नहीं अभी आई। वो अभी नहीं आई। जी सर। आज किसी को कोई रियायत नहीं देनी है, 20 मिनट के बाद सबकी अटेंडेंस ले लेनी है। जी ठीक बेहतर है? सर, जी बेहतर सर इंशाल्लाह। हाँ, बल्कि कोशिश किया करें कि 10 मिनट 15 मिनट टाइम दिया करें इनको। अपने घर में बैठते हैं और ऑनलाइन होने में इनको बहुत दुश्वारी होती है। ज़रा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बेहतर सर तो इंशाल्लाह। हाँ, नाउ वंस अगेन मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ कुछ बताता जाऊंगा, और आपने ये जो चीजें हम पढ़े हैं, ये आज जो टॉपिक है, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। इज जस्ट एक माइंड स्ट्रक्चरिंग किस्म का लेक्चर होंगे हमारे अब आज से। देखें, नंबर 1, यहाँ मैंने कुछ थेरेपीज के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1, साइको एनालिसिस। ये एक हमेशा के लिए ये याद रखें, दिस इज अ रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल। Adlerian psychotherapy, that is a supportive model. Existential therapy है, this is a growth model, re-educational model, और इसको supportive model, ये 3 तरह से इसको आप perceive करते हैं। नंबर 4, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसको आप CCT या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। दैट इज आल्सो अ ग्रोथ एंड सपोर्टिव मॉडल। कि देखें कि अब आपने साइकोथेरेपी या DSM जो है उसके मुताबिक जो बीमारियां हैं, उसको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो वो यहाँ पर किसी बीमारी के ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो देखें कि नाम लिखे हुए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, री एजुकेशनल, ग्रोथ, सपोर्टिव, और इसी तरह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, दैट इज आल्सो अ रीस्ट्रक्चरिंग, री एजुकेशनल मॉडल। बिहेवियर थेरेप्यूटिक टेक्निक, ये बिहेवियर थेरेपीज की जो वेरियस टेक्निक्स हैं, वो हमने पहले सेमेस्टर में भी हमने पढ़ लिया था कि ये लर्निंग टेक्निक्स हैं, हाउ टू मॉडिफाई द ह्यूमन बिहेवियर। उस हवाले से इसको हम रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल भी कहते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, किसी चीज को नए सिरे से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ये बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी कभी उनकी थिंकिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, नए सिरे से बिगड़ी हुई सोच फिक्र को दुरुस्त करना होता है। और रैशनल इमोटिव थेरेपी और CBT, ये नंबर 7 पे मैंने लिखा है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दोनों जो हैं ये री एजुकेशनल मॉडल हैं और रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल हैं। कि री एजुकेशन, नए सिरे से हम पढ़ाते भी हैं, उसको सिखाते भी हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग भी है। इसी तरह रियलिटी थेरेपी है। रियलिटी थेरेपी जो है, दैट इज सपोर्टिव मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, सपोर्टिव है ये। कि ये इसमें अब आप देखें कि ये मैंने 8 लिखे हैं, तो इनमें एक थेरेपी है नंबर 9 पे, वो मैं लिखना भूल गया हूँ।
वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, दैट इज अ गेस्टॉल्ट थेरेपी, जिसका जिक्र करना हमने ज़रूरी था, जिस पर हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, लेकिन इसको हम दोबारा फिर से इसको हम देखेंगे अगर मौका मिला तो ये जो थेरेपीज जो हैं, अब आप देखें कि साइको एनालिसिस में फ्रॉइड जो है वो रीस्ट्रक्चर करता है ईगो वगैरह वगैरह। अब मैं इन सबको सारी थेरेपीज को वंस अगेन इसको हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस ऑफ, देखें कि हमने कितनी चीज़ें गुफ्तगू की हैं। हर थेरेपी के अंदर द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द थेरेपी, नंबर 1 द गोल्स ऑफ थेरेपी, client therapist relationship, client's experience in the therapeutic process, the role of therapist, then therapeutic techniques। ये तमाम थेरेपीज को इन्हीं हवालों से हमने देखना है जब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात या इंडिविजुअल साइकोथेरेपीज की बात करते हैं। ये जितने भी हमने नाम लिखे हुए हैं, ये टाइटल्स हैं जितनी भी थेरेपीज के, ये ऑलमोस्ट सब की सब इंडिविजुअल साइकोथेरेपीज हैं। इंडिविजुअल मीन्स 1-to-1 थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट, और इसमें ग्रुप थेरेपीज के तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होती है, कोई इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होती है। माहरीन इसको एक्सपर्ट इस्तेमाल तो करते हैं, उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन ग्रुप थेरेपीज जो है वो और थेरेपीज है जो कि वो स्ट्रक्चर ही उनका डिफरेंट होता है। तो चूंकि हमारे सिलेबस में सारी की सारी जितनी भी थेरेपीज हैं दोज आर इंडिविजुअल साइकोथेरेपीज, तो उस हवाले से वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑल द साइकोथेरेपीज, ऑल साइकोथेरेपीज। आज मैंने ये सारी थेरेपीज के मकासद या गोल्स जो हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा होपफुली। ये देखें, कंपैरिजन ऑफ गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ साइको एनालिसिस। ये सिर्फ 4 लाइंस में 5 लाइंस में मैंने इसके हिंट्स उसको खुलासा सा एक निकाल दिया है। यूं समझें कि ये एक क्रक्स है इसका। अब आप देखें कि नंबर 1, पहला जो टारगेट, जब आप साइको एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे तो आपका मकसद क्या है? अब आप पूरी थेरेपी जो है उसको रिकॉल करें अपने माइंड में। अब इस स्टेज पर आकर ये जितनी भी थेरेपीज जो मैंने के नाम लिखे हैं, ये आपको अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए, बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 देखें, साइको एनालिसिस टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। पहला मकसद या गोल या टारगेट क्या है कि आपने अपने क्लाइंट का अनकॉन्शियस जो है उसको शऊरी कैफियत में लेकर आना है। जब हम रिकंस्ट्रक्ट की बात की थी तो ये साइको एनालिसिस जो है ये रिकंस्ट्रक्टिव मॉडल है, टू रिकंस्ट्रक्ट द बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्स, इड, ईगो, सुपर ईगो। इनको आपने नए सिरे से इसको आपने बताना है पर्सनालिटी, क्योंकि दीज आर द बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी। नंबर नेक्स्ट जो है, टू असिस्ट क्लाइंट इन रिलीविंग अर्लियर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड वर्किंग थ्रू रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। और आखिर पे है ये इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। ये आपके मकासद हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। उसने जो अपनी जो थेरेपी साइको एनालिसिस के जो इसको, अगर आप ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी
जो हैं वो अब याद होनी चाहिए। आप कहीं भी जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि these are the motives। उसके बाद है जी हमारा अगला जो है एडलरियन थेरेपी, एडलर्स। फ्रॉइड का जो सबसे बड़ा इसका जो अल्फ्रेड एडलर का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि अगर आप रिकॉल करें इसके जो लेक्चर जो मैंने पहले आपको डिलीवर किए थे, अल्फ्रेड एडलर को बहुत सारे लोग जो है वो इतनी अहमियत नहीं देते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इसने जो अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक इसने जितनी जो बाद में एडलर के बाद जो थेरेपीज आई हैं, मसलन सीबीटी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, आरईटी, रियलिटी थेरेपी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपीज हैं। इसके चारों थेरेपीज को थ्योरेटिकल फाउंडेशंस देने वाला अल्फ्रेड एडलर है। ये क्या करता था, इसका जो मकसद क्या होता था इसकी थेरेपी में, टू चैलेंज क्लाइंट्स फंडामेंटल प्रेमिसेस। अब उसकी अगर आप थेरेपी का पर्सनालिटी थियरी को याद रखें तो उसके फंडामेंटल प्रेमिसेस क्या होते हैं और उसके लाइफ गोल्स क्या होते हैं हर इंसान के। अगर मैं आपको बताऊं तो फिक्शनल फाइनलिज्म होता है, उसके इन्फीरियरिटी फीलिंग्स होती हैं, और वो कहते हैं टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट कि आपका जो एडलर की अगर थियरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि अपने क्लाइंट को एनकरेजमेंट देनी है फॉर सो दैट दे कैन डेवलप सोशली यूजफुल गोल्स, मकासद जिंदगी। देखें कि ये किसी भी क्लाइंट को जो उसके अगर आप फिर से अब ये फिर से आपको पढ़ना पड़ेंगी ये सारी की सारी थेरेपी, व्हाट आर द गोल्स। नंबर एक, फिर नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है, टू चेंज फॉल्टी मोटिवेशंस एंड टू हेल्प क्लाइंट्स फील इक्वल टू अदर्स। ठीक है, आपका मकासद या टारगेट या गोल जो है, when you are using Adler therapy to change faulty motivations, एक तो उसकी जो गलत किस्म के जो उसके जो प्रोग्राम बने हुए हैं किसी क्लाइंट के, उनको चेंज करना है, और टू हेल्प क्लाइंट फील इक्वल टू अदर्स। मोटिवेशन मॉडिफिकेशंस, नॉट द बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। देखें कि ये लास्ट का जो 4-6 अल्फाज हैं, आपने उसके मोटिवेशन को उसके जो क्लाइंट के माइंड में जो एज इफ की बुनियाद पर जो उसके आइडियल्स बने हुए हैं उसको चेंज करना है, नॉट द बिहेवियर। उसका बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सोच फिक्र को तब्दील करना है। और उसके बाद है जी एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये दोनों को मैं अलग-अलग डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर पहला है एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी। देखिए कि इसको जब आप अगर आप इसके जो 6 प्रोपोजिशंस जो आपको रिकॉल करें, अवेयरनेस है, चॉइस एंड फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन मीनिंग्स इन लाइफ है, गोल्स ऑफ लाइफ है, फिर इसकी अवेयरनेस ऑफ डेथ, और ये इस किस्म के जो बातें करते थे कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो क्या होनी चाहिए, इंसान की पैदाइश और मौत के दरमियान जो ज़िंदगी है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि देयर इज़ नो चॉइस ओवर बर्थ एंड डेथ। सो
एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखें कि इसको ये कौन सा मॉडल है। ये एक तरह का सपोर्टिव मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, री एजुकेशनल मॉडल है। कि एक और भी याद रखें, जितने भी री एजुकेशनल मॉडल हैं, सपोर्टिव मॉडल भी हो सकते हैं, इसमें आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू टीच the client, you have to teach the client को, जैसे हम पढ़ाना किसी को नए सिरे से, वो है। और ये भी एक तरह से री एजुकेशनल है। और आपने क्या करना है, टू हेल्प द पीपल टू सी दैट दे आर फ्री। पहली बात तो ये पढ़ाना है कि हर इंसान जो है वो अपनी सोच फिक्र में, अपने एक्शंस में, अपनी चॉइसेस में वो बिल्कुल फ्री होता है। और टू लेट द पीपल टू बिकम अवेयर ऑफ देयर पॉसिबिलिटीज। के देखना, आपने अपने क्लाइंट को ये भी देखना है कि उसके पास पॉसिबल चॉइसेस कितनी। कि देखिए वही बात अगर आप रिकॉल करेंगे, यू हैव टू मेक द पीपल रिस्पॉन्सिबल पीपल। You have to give more and more awareness. उसको responsibility, choice, freedom ये आप देनी है। फिर उसको जिंदगी में बताना है कि one day you have to die। जब हमें अपनी मौत का पता हो कि मैंने मरना है, तो फिर इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा बेहतर फैसले करता है। टू चैलेंज देम टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट्स दैट दे फॉर्मरली थॉट, माजी फॉर्मरली पहले से दे थॉट वर हैपनिंग टू देम। टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट ब्लॉक फ्रीडम। कि ये भी आपने देखना है कि क्लाइंट की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके क्लाइंट की फ्रीडम को, चॉइस, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, और फैसले करने की जो जो चीज़ होती है उसको आपने अब बताना है अपने क्लाइंट को कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, कि उसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सीआर सबकी अटेंडेंस ले लो। देखो कि इस वक्त 38 लोग हैं, उसमें एक मैं हूँ, बाकी 37 लोगों की हाजिरी मैंने लगानी है आज। बाकी सब एब्सेंट होंगे। जी सर। आए नहीं? हाँ, अभी तक आए नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, तो ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, CCT, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये कॉल रॉजर की थेरेपी है। इसके जो मकासद जो हैं, दैट इज आल्सो अ ग्रोथ मॉडल। अब मैंने किसी को भी एंटर होने की परमिशन नहीं देनी है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी to provide a safe and congenial and conducive environment to the client for self exploration। कि पहली बात तो ये है कि इसके मकासद जो हैं उसमें आपने अपने क्लाइंट को एक ऐसी एनवायरनमेंट देते हैं थेरेप्यूटिक सेशंस में जो कि क्लाइंट अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करता है। उसको आपने उसकी जो टेक्निक्स हैं, रिफ्लेक्टिव है उसकी टेक्निक जो आजकल इस्तेमाल होती है, कि जिसमें वो तो पहले जो था नॉन डायरेक्टिव था, फिर ये उसने रिफ्लेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल की थी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई थी, रिफ्लेक्टिव। सो दैट कि ये रिफ्लेक्टिव में ये कहता था कि क्लाइंट्स को कि यू आर डूइंग दिस दिस दिस। तो ये इसके मकासद जो हैं, इसके जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पर्पस क्या होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को खुद से फैसला करने का मौका दें, क्लाइंट अपने फैसले खुद कर सके, और ये उसको वो सेल्फ एक्सप्लोर करे।
or the client, they could recognize the what blocks to growth, and they can experience and the various aspects of self. कि एक तो ये देखना है कि क्लाइंट के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसकी ग्रोथ प्रोसेस और उसके जो न्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि विच वर पहले फॉर्मरली डिनाइड और डिस्टॉर्टेड कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि आपके क्लाइंट को मौजूदा बिहेवियर जो है उसको वो क्या कर रहा है, और पहले वो क्लाइंट जो है वो किन चीज़ों से इनकार करता रहा है और अब उसको क्या करना है. And to enable the clients to move toward openness, greater trust in self, willingness to be a process, and increased spontaneity and aliveness. Spontaneity means कि उसकी जो बेसाख्तापन, उसके अंदर जो सलाहियत है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, इनबॉर्न है, उसको इजहार का मौका दे. और ये देखें कि ये मुकम्मल तौर पर एक बुनियाद है उसकी पर्सन सेंटर्ड की, जिसको वो कहते हैं कि जिसमें वो अपने क्लाइंट जो है वो अपने आप को फोकस करता है. इसके बाद है आपके पास जो थेरेपी है वो है पर्सन सेंटर्ड, बिहेवियर थेरेपी है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. यस, नंबर 5 पर. अब अगर आपने पढ़ी होगी, ये मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपको पढ़ाया था कि इसको अगर आप रिकॉल करें तो उसमें वो कंजक्चर्स की बात करते थे, अर्ली डिसीजंस की बात करते थे. तो इसमें जब आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे तो आपके मकासद या इस थेरेपी के मकासद हैं टू हेल्प द क्लाइंट्स टू बिकम स्क्रिप्ट फ्री, कि आपकी के क्लाइंट के अंदर किसी किस्म का कोई ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होना चाहिए, कि वो उसने कोई माजी में कोई स्क्रिप्ट लिख लिया है, कोई फैसला कर लिया है, तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है. लोग मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं, उनको गेम्स खेलने से रोकना है. आपने उनको बताएं कि डोंट प्ले द गेम्स, और उसको फिर आपने उसको बताना है हाउ टू बिकम ऑटोनमस. ऑटोनमस खुद मुख्तारी. Autonomous people are capable of choosing how they want to be. और ये आपके मकासद हैं कि किस तरह के क्लाइंट्स जो हैं उनको आप अगर ख़ुद मुख्तार बनाएं कि वो अपनी सोच फिक्र में, अपने फ़ैसलों में, अपने एक्शंस में, अपने काम में किस तरह वो अपने फ़ैसले कर सकते हैं. टू मेकिंग न्यू डिसीजंस, जैसे न्यू स्क्रिप्ट लिखना, जैसे कि इसकी टेक्निक्स जो हैं वो उसकी टेक्निक्स जो हैं वो उसमें न्यू स्क्रिप्ट, नए फैसले करना, न्यू डिसीजंस करना. टू असिस्ट द क्लाइंट इन एग्जामिनिंग अर्ली डिसीजंस एंड मेकिंग न्यू डिसीजंस बेस्ड ऑन न्यू अवेयरनेस. दैट इज सिंपल. और अगर आप देखें कि लोग बाज़ औक़ात हम सब कोई एक माजी में कोई फ़ैसला कर लेते हैं, या कोई क्लाइंट्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में कोई चीज़ स्टक कर जाती है, वो ख़ुद को तब्दील नहीं करते हैं. तो उसके साथ ही वो अपनी उसी एक जगह फिक्स होने की वजह से उनका ग्रोथ प्रोसेस रुक जाता है. जबकि
ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है? दैट इज अ री एजुकेशनल मॉडल है। ये सपोर्टिव भी है, री एजुकेशनल भी है। आपने इसको टीचिंग प्रोसेस भी करना है, आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि हाउ टू बिकम ऑटोनमस, कि अपने वो नए फैसले वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है बिहेवियर थेरेपी है, ये हमने इसको पढ़ा था, उसमें बिहेवियर लर्निंग टेक्निक है, दैट इज अ रिकंस्ट्रक्टिव मॉडल। रिकंस्ट्रक्टिव मॉडल इसके के हवाले से generally to eliminate maladaptive behaviors and to learn more effective behavior। देखिए यहाँ पर वहाँ बात कर रहा है to learn सीखना। हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम गलत भी सीख लेते हैं, फिर उनको रेक्टिफिकेशन भी करते हैं, उसमें करेक्शन भी हो सकती हैं नए बिहेवियर्स भी हम सीखते हैं। तो यही वो बात जहाँ पर कह रहा है कि वी हैव टू लर्न सम न्यू रिस्पॉन्सेस, कि नए बिहेवियर्स जो हैं आप सिखाना मकसद होता है टू फोकस ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। कि इसमें आपने देखना होता है कि अगर आप किसी लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी क्लाइंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और टू फाइंड व्हाट कैन बी डन अबाउट द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, कि जो आपके क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप, उसका जो बिहेवियर है, विजिबल बिहेवियर है, मोटर बिहेवियर है, उसको आप कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं थ्रू लर्निंग। क्लाइंट हैव एन एक्टिव रोल इन सेटिंग ट्रीटमेंट। देखें क्लाइंट जो है वो उसको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। ये जितनी भी साइकोथेरेपीज हैं इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ये आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ गोल्स के हवाले से, मकासद के हवाले से। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में तमाम थेरेपीज़ के तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपैरेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब आप देखें कि ये सारी की सारी थेरेपीज़ जो हैं उनकी जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ब्रीफली एक खुलासे की शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं, और आपको पता चल गया होगा कि ये सब थेरेपीज हैं, इनके टारगेट्स क्या होते हैं। क्लाइंट्स हैव एन एक्टिव रोल इन सेटिंग ट्रीटमेंट गोल्स। ट्रीटमेंट गोल्स जो मकासद होते हैं, अगर आप बिहेवियर थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्लाइंट ने फैसला करना होता है कि जी वो क्या चाहता है। ऑलमोस्ट थेरेपिस्ट जो हैं, वो जितने भी थेरेपीज आपने देखी हैं उसमें थेरेपिस्ट बहुत कम डिसीजंस करते हैं। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द क्लाइंट टू मेक डिसीजंस, और यहाँ भी क्लाइंट को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने लिए चूज करे, फैसला करे कि वो उसका क्या चाहता है और उसके जो उसके जो मकासद हैं उनको वो कैसे अचीव कर सकता है। और उसके साथ यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी में आप क्लाइंट को असिस्ट करना है उसकी लर्निंग्स, थ्रू लर्निंग्स। आप अगर आप उसकी जो वेरियस टेक्निक्स हैं, देयर आर मैनी टेक्निक्स इन बिहेवियर थेरेपी, तो उन सारी टेक्निक्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये है। उसके बाद है सीबीटी और आरईटी। ये मैंने दोनों को इकट्ठा ही लिख दिया है बिकॉज इसके कोई वजह मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में, क्योंकि मोर और लेस दोनों का एक ही मकसद होता है ऑलमोस्ट। ये जो कि टाइटल डिफरेंट है, सीबीटी और आरईटी।
अगर फिलोसफी की लेवल पर देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टू एलिमिनेट एंड रैशनल व्यू ऑफ लाइफ। देखें कि ये दोनों थेरेपीज का जो मकसद है कि क्लाइंट के अंदर सेल्फ डिफीटिंग किस्म के जो आइडियाज जो हैं उनको खत्म करना है थ्रू डिस्कशंस। एक कहता है टॉलरेंट रैशनल व्यू, और सीबीटी कहते हैं लॉजिकल कॉग्निटिव एरर्स, थिंकिंग एरर्स। लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल दोनों थेरेपीज में मुख्तलिफ हुआ है, लेकिन जो टारगेट है दोनों का वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है कि टू हेल्प देम मीन्स के क्लाइंट्स को आप हेल्प करते हैं टू अप्लाई द लॉजिकल scientific methods, thinking styles in solving their emotional, cognitive, and behavioral problems for the rest of their life. अब आप देखें कि यहाँ भी वो बीमारियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों के इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। आरईटी में वो 11 इरेशनल आइडियाज की बात करता है, सीबीटी में जो है वो कॉग्निटिव एरर्स या कॉग्निटिव लेवल पर हमारी जो इलॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी बात होती है। और इसको वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते हैं कि सीबीटी में सोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टॉक होता है, गुफ्तगू, ओपन गुफ्तगू करते हैं, और उसमें आरईटी में क्या कहते हैं कि उसकी रैशनल इरैशनल थिंकिंग जो है उसको रेक्टिफाई किया जाता है। और इसके बाद है रियलिटी थेरेपी। अब रियलिटी थेरेपी के देखें, टू हेल्प द पीपल टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग एंड रैशनल एनफ टू एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ। इसका मकसद क्या है कि आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, टीचिंग मॉडल है, सपोर्टिव मॉडल है ये भी, और लोगों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना, रैशनल बनाना, कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें कि वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। और टू क्लाइंट को अब उसमें वो आप टेक्निक्स में वो चैलेंज करता है कि टू इवैल्यूएट, क्लाइंट खुद अपने आप को इवैल्यूएट करता है कि हाउ आई एम, व्हाट दे आर डूइंग, एंड टू assess how well this behavior is working for them। और ये वाली जो इवैल्यूएशन होती है कि मैं जो चाहता हूँ, क्या मैं अपने मकसद को हासिल करने में क्या मेरे पास है, क्या मेरा मौजूदा बिहेवियर जो है मुझे अपना टारगेट अचीव करने में मेरा हेल्पफुल है या नहीं है। शुड आई चेंज माई बिहेवियर, मुझे अपने लिए कोई नया प्लान बनाना चाहिए। तो ये जो जितने भी टेक्निक्स हैं, ये अब आप देखिए कि ये सारी की सारी टेक्निक्स जो 8-9 थेरेपीज हैं, इसके आगे भी एक नई थेरेपी है, गेस्टाल्ट थेरेपी है, नंबर 10 पर है मल्टी मॉडल बिहेवियर थेरेपी है। मल्टी मॉडल बिहेवियर जो है वो, उसको अगर आप देखें तो वो ये जितनी थेरेपीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो मल्टी मॉडल में इस्तेमाल हो रही हैं। और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा होपफुली। तो हमारा टाइम भी थोड़ा सा 1 मिनट रह गया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो गोल्स टारगेट्स के हवाले से, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
جی سر آ رہی ہے यस हाँ। सर आ रही है। ये आपको ये जो आज का जो लेक्चर है अगर आप सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वो बातें हैं जो कि आप बहुत अरसे से आप भूले हुए थे। आपको ये जस्ट आपको मैंने रिमाइंड करवा दी हैं कि ये गोल्स कंपैरिजन ऑफ गोल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसके जो कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन नेचर इस पर भी हम बात करेंगे, वो हम पढ़ते रहे हैं। फिर इसमें कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट थेरेपिस्ट